नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा नजदीक है और इसी के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य को शुरू से हमने शुरू किया है, तो इसको जब 4 कालों में हम बांटते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन आदिकाल से पहले भी नामकरण, लेखन पद्धति, काल विभाजन, समय सीमा, इन सबको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। हमने लेखन परंपरा के 2 वीडियोस कर लिए हैं, उसके बाद हमें समय सीमा या काल विभाजन वाला भी नोट्स की फॉर्म में कर लिया है। अब चर्चा करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। किस प्रकार कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा और अपभ्रंश काल किसने कहा। ये सारे प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ता है। साथ ही साथ रीति काव्य से के भी रीतिकाल के भी विभिन्न नाम विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत जितने ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं नामकरण से संबंधित, और थोड़ा सा एक रिवीजन के रूप में भी देखेंगे कि हमें हिंदी साहित्य को जब पढ़ना है तो उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या होता है, यानी पूरी विषय सामग्री को छोटे से वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। कल तक की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं समय सीमा के बारे में। अब शुरू करते हैं आदिकाल से। आदिकाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादित काल है। इसके नामकरण को लेकर भी विवाद है, इसकी विषय वस्तु को भी लेकर भी विवाद है। आदिकाल के अंतर्गत हम रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सब कुछ विस्तृत रूप में हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में पढ़ चुके हैं। चैनल पे उपलब्ध है। यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे आप जरूर चेक करिएगा। और हिंदी साहित्य का शुक्ल की बुक हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगी। दोनों पुस्तक पूरी आपको मिल जाएगी, बस आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। अब आदिकाल को जो नाम दिए हैं, इनकी बहुत सारी ट्रिक्स भी आपने देखी होंगी, आप स्वयं भी इसको बना सकते हैं। जितने परीक्षा में पूछे गए हैं और जितने आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, सभी को इसके अंतर्गत मैंने समावेश कर दिया है। आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दोनों द्विवेदी जी को मैंने एक ही जगह रख दिया है ताकि आपको परीक्षा में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार ग्रहण किया, जो सरस्वती पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं, और हिंदी को परिष्कृत करने का कार्य जिन्होंने किया खड़ी बोली को, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। तत्सम शब्दावली से इनका नाम जुड़ा हुआ है ना। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या लाए थे? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्या थी? बीज ही तो था एक तरीके से, है ना। तो बीज लेकर आए थे ना महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो वो बीज वपन काल इसको कहा। वैसे प्रारंभिक काल है, मतलब शुरुआत जहां से हो रहा है हिंदी साहित्य का, तो बीज वपन हो रहा है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो रहा है, ऐसा महावीर मानते हैं। बाकी बीज, बूटी, महावीर, हनुमान, उस तरीके से आप लगा के याद कर सकते हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो भगवान के प्रसाद से आदिकाल, है ना, आदि भगवान, है ना, हजारों। अब देखिए, इसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा अपने आप। ट्रिक बहुत सारी हैं और हो सकता है मैं कोई ट्रिक बताऊं वो पहले किसी ने बता रखी हो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल संस्कृतायन। सिद्ध सामंत संस्कृतायन एक सा ही है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संस्कृतायन जी ने। 2 और एक से नाम है, एक है वीरगाथा काल, एक है वीर काल। यदि केवल वीर काल लिखा है तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह वीर विश्ववीर, इस तरीके से लिख दी। लेकिन जब बात गाथा की हो, वीर गाथा काल, तो गाथा किसने लिखी? किसका हम गाथा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही तो हम चैनल पे पढ़ रहे हैं अभी। तो बस वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो आचार्य होगा वही गाथा लिख सकता है ना। वीरों की गाथा कौन लिख सकता है? जो आचार्य हो। तो बस इसी तरीके से आप लगा लेंगे वीर गाथा काल। और इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसे आप गलत करके आएंगे। आगे फिर देखते हैं 2 एक जैसे नामों को फिर एक साथ मैंने लिखा है, चारण काल और चारण काल प्लस संधि काल। केवल चारण काल पूछे तो ग्रियर्सन ने, जो कि इतिहासकार रहे, इन्होंने अंग्रेजी में अपना लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और जब संधि काल की वो बात करें तो रामकुमार वर्मा जी की नाम आपको लिखना है। संधि काल और चारण काल दोनों आ जाए तो फिर रामकुमार वर्मा। और केवल चारण काल को पूछे कि चारण काल के नाम से किसने चारण काल नाम दिया आदिकाल को, तो फिर रामकुमार वर्मा। पुरानी हिंदी कहा है चंद्रध्वज शर्मा गुलेरी ने, ये पूछा भी जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रध्वज शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो बस याद रख लीजिए, चंद्रमा जो है काफी पुराने हैं,
प्रारंभिक रूप से ही हम देखते आए बस इस तरीके। प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल दोनों में मूलभूत रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन आरंभिक बात हो तो मिश्रबंधु और प्रारंभिक बात हो तो गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, प्रथम देव प्रारंभ कहाँ से करते हैं सर? प्रथम देव कौन है? हमारे गणपति हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो शुरुआत करते हैं गणपति पूजा से, गणपति वंदन से। तो प्रारंभिक देवता कौन है? गणपति। तो गणपति चंद्रगुप्त। और आरंभ कहाँ से करते हैं? हम मिश्री के द्वारा भोग लगाते हैं ना, भोग या मिठाई के द्वारा, मीठे के द्वारा हम फिर आरंभ करते हैं बाकी जो है ना। तो प्रथम देव कौन हो गए? गणपति। और आरंभ किससे करते हैं? मिश्री के द्वारा, तो मिश्र बंधु। एक और जो प्रश्न पूछा गया है वह आधार काल। तो आधार काल दो लोगों ने कहा है, सुमन राजे जी ने और मोहन अवस्थी जी ने, दोनों ने आदिकाल को आधार काल कहा है। और फिर धीरेन्द्र वर्मा जी आए, इन्होंने इसे अपभ्रंश काल ही कह दिया है। और देखिए, पुरानी हिंदी किसने कह दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अपभ्रंश काल किसने कह दिया? धीरेन्द्र वर्मा ने। तो ये 12 नाम हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आपको याद हो गए होंगे। जो 2-1 से नाम है जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, उनको एक जगह मैंने इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। आशा करती हूँ नहीं होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप प्लीज कंजूसी न कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक थोड़ा सा मोटिवेट करता है ना। वीडियोस में बहुत सारे व्यूज हो लेकिन लाइक नहीं होता, ऐसा लगता है कि देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन पता नहीं कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं। यदि लाभ मिल रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन यदि एक भी ऐसा नाम है जो आपको पहले से नहीं पता था इन 12 कालों में से, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा भी। और लिखने में भी यदि परेशानी हो रही हो क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो बस मैं समझ जाऊंगी कि आपको अच्छा लगा। अब भक्ति काल में 2 प्रमुख धाराएं चलती है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य के नाम से भी जानते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर और प्रेमाश्रयी के हैं जायसी। सगुण धारा में राम काव्य, कृष्ण काव्य 2 आते हैं। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। इसके बाद जो विवादित काल है रीति काल, जिसके नामकरण को लेकर चर्चा की जाती है, जिसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब क्योंकि आदिकाल के नाम ही आप रटते रहते हैं कि आदिकाल को बीज वपन किसने कहा, सिद्ध सामंत काल का, रीति काल पर ध्यान नहीं देते, और जैसे ही रीति काल पूछा जाता है आप एकदम से घबरा जाते हैं। आज देख लेते हैं श्रृंगार काल। जैसा कि शुक्ल ने कहा था कि प्रधान प्रवृत्ति श्रृंगार की है, अतः इसको श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो रीति काल तो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, श्रृंगार काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आर्ट पोइट्री कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो ये 6 नाम है, आपको दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। श्रृंगार काल पूछ ले कोई, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आर्ट पोइट्री कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब रीति काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त 3 धाराओं के कवियों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रीति सिद्ध कवि, ये पूछा जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? कौन सा कवि रीति मुक्त है? रीति सिद्ध किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 लाइनों में इसका उत्तर है रीति सिद्ध बिहारी है। रीतिबद्ध यदि हो तो मतीराम पद्माकर, केशवदास, सेनापति, देव भूषण, भिखारी दास, चिंतामणि, ये सब रीतिबद्ध, रीति को के साथ जिन्होंने अपनी रचना की, जिन्होंने अपनी रचना में रीति का पालन किया, तत्कालीन रीति नीति का पालन किया, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। अब रीति मुक्त कवि वो हैं जिन्होंने मुक्त होकर रचना करी, उन्होंने रीति का लक्षण उदाहरणों का कोई ध्यान नहीं रखा, नायिका भेद का नहीं किया, बल्कि मुक्त होकर की। तो वो है घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ठीक है, और बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके काव्य में स्वयं ही रीतियों का परिपुष्ट होती हैं, रीतियां आ गई हैं। उदाहरण लक्षण उनके उससे दोहों में स्पष्ट है, तो उन्हें रीति सिद्ध हम कहते। 3 हो गए। तो यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पर चर्चा कर ली। अब आधुनिक काल थोड़ा सा लंबा है तो मैंने नीचे लिख दिया है। एक ही पेज से ज्यादा लंबा वीडियो करने का मेरा इरादा आपके लिए था नहीं, एक ही पेज में बहुत कुछ ज्ञान आप प्राप्त कर ले, ऐसी इच्छा थी मेरी। तो देखिए, ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल को हम भारतेंदु काल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा है 1857 से 1900। जागरण सुधार काल
द्विवेदी काल हम कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी काल कहा गया है। 1900 से 1918 इसकी समय सीमा है। तीसरा जो काल आता है वो है छायावाद, 1918 से 1936। चौथा जो काल है वो है छायावादोत्तर काल, उसके अंतर्गत दो है। बाद वाला जितना भी समय है अब तक का, यहाँ से देखिए गद्य विधाओं का बहुत ज्यादा विकास होता है। तो प्रगति काल, वैसे यहाँ पे आधुनिक काल में ही गद्य विधाओं का यहाँ विकास हो गया है, ठीक है, इसको गद्य विधाएं ये, ठीक है, मतलब गद्य का विकास यहाँ से हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, ये फिर समझाती हूँ। छायावादोत्तर काल में प्रगति और प्रयोग काल 1936 से 1953 तक चला था। नवलेखन काल 1953 से अब तक चल रहा है, ठीक है। अब शुक्ल की पुस्तक में अब ये पूछ लिया जाता है, अब भारतेंदु काल को शुक्ल ने प्रथम उत्थान कहा है, जागरण सुधार काल को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत वर्णित किया है शुक्ल ने, और छायावाद को वो हिंदी साहित्य का तृतीय उत्थान मानते हैं। और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद तक का तो वो नहीं लिखे। और इसके बाद जो अध्ययन हम करते हैं वो करते हैं गद्य विधाओं का, जिसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, निबंध सब कुछ आता है। तो ये गद्य विधाओं का भी हम पढ़ते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, ये सब हमें पढ़ना है और गद्य विधाएं पढ़नी है। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास नाम से पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है। बहुत जल्दी, बहुत छोटे छोटे नोट्स के माध्यम, नोट्स की जैसी बुक है, यानी उसमें शुक्ल के साथ अन्य विद्वानों के मतों से क्या क्या वर्तमान में क्या प्रचलित है सब कुछ उसमें दिया हुआ है। बस उसको पढ़ लीजिए। विशेषता टीजीटी पीजीटी के लिए उस पुस्तक के अलावा मुझे नहीं लगता आपको साहित्य के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी है। बाकी शुक्ल की पुस्तक को आप पढ़ना चाहते हैं साहित्य के लिए तो वो भी चैनल पे उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। जो भी आपका सिलेबस है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है, स्वयं उसको चेक करिए। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न कीजिए। यदि आप इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस आगे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ट्रिक्स आप लोग भी बना सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई अच्छी सी ट्रिक्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अन्य साथी भी उस ट्रिक्स का लाभ उठा सकें। ट्रिक्स मैं भी बना सकती हूँ, पर देखिए मैं उस पर अपना समय नहीं देती हूँ। मेरा बस मूल जो उद्देश्य है वो बस इतना ही है कि आपको चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए कि ये सब कौन से काल में आता है। जो नए विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीति काल के अंतर्गत क्या है, भक्ति काल। तो इसे एक पेज के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रीति काल में क्या पढ़ना है, आधुनिक काल के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब कुछ इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।